Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Today, we will be discussing cost of preference share capital, how to calculate cost of preference share capital. So, basically, this particular topic which we are discussing today comes under the heading of cost of capital. So, we have already discussed that how to calculate cost of debt. Today we will be discussing how to calculate cost of preference share capital. So let's start the topic. We will be discussing some theoretical part, and after that we will be doing some practical questions. So be with me. You are all welcome. So what is preference share capital? As a student of BCom final year, I assume that you already know the meaning of preference share capital and what are its characteristics. But you know it very well that in the preference share capital a fixed percentage of dividend is always given. Fixed percentage of dividend is decided in preference share, so they get dividend in percentage form like 8%, 9% or 10%, whatever is the rate. So but there is one more characteristics of preference share capital. वो क्या है कि डेट की तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो डेट के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर आप क्या देते हो, डिविडेंड, और दोनों में परसेंटेज फिक्स होती है. डिविडेंड में भी परसेंटेज होता है और डेट में भी परसेंटेज होता है. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है वो एक तरह से हाइब्रिड कैपिटल होती है, दैट इज कॉल्ड मिक्स कैपिटल, जिसमें इक्विटी प्लस डेट दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होती हैं. कुछ इसमें क्वालिटीज इक्विटी की होती हैं, कुछ इसमें क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डिवेंचर्स के होते हैं. डिवेंचर की क्या खास बात है कि डिवेंचर के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट के ऊपर. तो उसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी फिक्स परसेंटेज के रूप में डिविडेंड मिलता है. तो ये डिवेंचर से इन्होंने क्वालिटी निकाल ली अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. इक्विटी के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी डिविडेंड मिलता है. तो ये जो फिक्स परसेंटेज वाला पार्ट है ये तो हमने ले लिया डिवेंचर से, और डिविडेंड जो मिलता है उसका हमने ले लिया इक्विटी से. तो डिवेंचर प्लस इक्विटी दोनों की ही क्वालिटीज किसमें होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. तो ये मिक्स, इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं. तो जिस तरह डिवेंचर के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है और ये कंपलसरी होता है, बट प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक खास बात है कि आप जो डिविडेंड पे करते हो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर वो कंपलसरी नहीं है. इट इज़ नॉट कंपलसरी. अगर आपको प्रॉफिट होंगे तो आप दोगे, अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो आप नहीं दोगे, और ये डिपेंड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसाइड करते हैं. तो डिविडेंड पे करने के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है. फिर भी क्या होता है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है. कंपनी हमेशा ही, अगर प्रॉफिट हो रहे हैं, कंपनी सही चल रही है, तो कंपनी हमेशा फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देती है. क्यों देती है, उसके पीछे कुछ कारण है. पहला रीजन तो ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनको एक प्री राइट होता है, एक प्रायर राइट होता है उनको, कि जब भी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला है तो आप जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करोगे तब तक आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते. तो सबसे पहला राइट इन्हीं का ही है. दूसरी बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं. जब तक आप डिविडेंड नहीं दोगे वो इकट्ठा होता चला जाएगा, और जब तक आप इनको पे नहीं करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तब तक आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर सकते डिविडेंड. तो ये इकट्ठा होता रहेगा. तीसरा है कि जब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी तरह ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी राइट मिल जाता है इसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का. अगर आप लगातार 2 साल तक डिविडेंड नहीं पे करते हो तो उनको वोटिंग राइट मिल जाता है. वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के बराबर बैठ जाते हैं और वो वोटिंग राइट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये भी एक नुकसान होता है. चौथा ये है कि कंपनी की जो गुडविल है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है. उस कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है तो उससे मार्केट में एक बुरी खबर जाती है, और कंपनी को अगर फ्यूचर में अगर फंड चाहिए तो कंपनी की फंड रेजिंग कैपेसिटी जो है वो खराब होती है, क्योंकि आप डिविडेंड दे नहीं रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुरा लगता है, वो आगे आपको नुकसान पहुंचाते हैं मार्केट के अंदर.
पांचवी बात यह है कि अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो आपकी इससे मार्केट वैल्यू भी खराब होती है, आपके शेयर की जो वैल्यू है उसमें भी असर पड़ता है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है आपके नीचे चली जाती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को आप दे नहीं सकते जब तक कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देते। और इक्विटी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो आपके ऊपर जो आपका सिस्टम जो आपका चल रहा है, जो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चल रहा है, वो आपका बहुत प्रभावित हो जाएगा। तो ये कारण है, इस कारण से आपको हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है कभी भी आपको इसको मना नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर आप जो डिविडेंड देते हो, हालांकि ये फिक्स परसेंटेज के तौर पे होता है, ये फिक्स्ड होता है, जैसे 8% या 10% आपने फिक्स कर दिया। तो ये डिवेंचर के अंदर भी आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट आपका डिवेंचर की रेट भी फिक्स होती है 8% या 10%। बट पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किए थे इसमें मैंने आपको ये बताया था कि डिविडेंड के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो, ये इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, इसको एज ए एक्सपेंस मान के चलते हो, तो ये आपको काफ़ी फायदा पहुंचाता है। बट डिविडेंड जो है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड जो है वो आफ्टर टैक्स दिया जाता है। तो आपने जब सारा टैक्स दे दिया, आपके पास जो प्रॉफिट बचता है उसमें से आप डिविडेंड देते हो, तो इसमें टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है, जो कि हमने पहले डेट के अंदर की थी। तो डेट का जो हमने फार्मूला किया था इंटरेस्ट 1/NP, और इसको जब आफ्टर टैक्स करते थे तो 1 - T करते थे। तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर 1 - T वाला कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आपने नहीं करनी है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर में होती है। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, आपको पता ही है, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। तो हम दोनों तरह के प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कभी भी आप उनको स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट नहीं होती है जिनकी, आप उनको वापस नहीं करते। रिडीमेबल वो होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक डेट के बाद आपको रिडीम करना पड़ता है, उनको वापस करना पड़ता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है। इररिडीमेबल को हम परपेचुअल भी बोल देते हैं, परपेचुअल जो लगातार चलता रहता है, कभी भी आपको वापस नहीं करना है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसका फार्मूला देखते हैं। इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो बुक में दिया हुआ है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होती है प्रेफरेंस शेयर के अंदर, बट डेट की तरह डिविडेंड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है और कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है डिविडेंड पे करने की। कंपनी पे करती है डिविडेंड, वो रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है उसका फार्मूला क्या है? तो कॉस्ट, ये के पी फॉर प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ये आप पहले भी कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फार्मूला ये इसका शॉर्ट फार्मूला है, एनुअल डिविडेंड जो आप दे रहे हो डिवाइड बाय नेट प्रोसीडिंग इनटू 100। तो डी क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज एनुअल, एक साल में आप कितना देते हो। और एनपी क्या है? नेट प्रोसीड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, की आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब आपने इशू की तो आपको कितना पैसा आपको मिला, उसमें आप फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, वो सब माइनस करके और फिर निकालते हो। तो ये इसका बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि आपको टोटल डिविडेंड कितना मिला एक साल में, और जितना आपको नेट प्रोसीड हुआ है उसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये हम इररिडीमेबल की निकालते हैं। इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। एक्स लिमिटेड ने 25,000 कर लीजिए, यहाँ 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं ऑफ 100 ईच। एक शेयर 100 रुपये का है और कितने शेयर इशू किए हैं? 25,000। परसेंटेज दी हुई है 8%। कॉस्ट ऑफ इशू क्या है? 2 पर शेयर, ये फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकालनी है आपने, अगर शेयर आपने एट पार इशू कर रखे हो या फिर 10% प्रीमियम पे इशू किए हो। तो इन दोनों को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने शेयर आपने इशू किए हैं?
25,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का। तो कितने के शेयर इशू कर दिए आपने? 25 लाख शेयर इशू हो गए 25 लाख के। तो आपको कॉस्ट ऑफ इशू कितना आया है? 2 पर शेयर आया है और 25,000 शेयर है, तो कॉस्ट पर इशू के हिसाब से टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी हो गई? 50,000 रुपये। क्लियर है? अब इसके बाद फार्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय एनपी इंटू 100। अब देखिए डिविडेंड कितना मिलेगा। डिविडेंड की रेट आपको दी हुई है 8% आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और टोटल वैल्यू कितनी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की टोटल वैल्यू है 25 लाख रुपए। तो 25 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। तो ये आपका डिविडेंड हो गया। नेट प्रोसीड कितना मिला है आपको? देखिए 25 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए और इसमें से आपने 50,000 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट लगा दी, 50,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो 24,50,000 रुपये क्या हो गया? नेट प्रोसीड। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपए डिविडेंड, और इसको डिवाइड कर दो 24,50,000 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8.16% क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर आपने 10% प्रीमियम पे अगर इशू कर रखा हो, तो 25,000 शेयर थे, अब 10% प्रीमियम लेके चल रहे हैं। 100 रुपए का एक शेयर था, 25,000 शेयर थे, तो 25 लाख रुपए हो गए, प्लस 10% प्रीमियम पे आपने बेचा है, तो 25 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2,50,000। इसे प्लस कर दिया तो ये आ गया 27,50,000 रुपए। इसमें से माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, कितनी? 50,000 रुपए। तो ये रह जाएगा 27 लाख रुपए। तो ये क्या चीज है? आपको टोटल नेट प्रोसीड कितने का हुआ? 27 लाख रुपए। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। डिविडेंड आपका वही रहेगा 2 लाख रुपए, नेट प्रोसीड आपका 27 लाख रुपीस इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 7.41% अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। जब आपकी प्रेफरेंस कैपिटल रिडीमेबल है, रिडीमेबल मतलब आप इसको पे कर रहे हो आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 10 ईयर 12 ईयर जो भी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आगे आर लगा दिया आपने। आर का क्या मीनिंग है? छोटे आर का, रिडीमेबल। तो फार्मूला है डिविडेंड प्लस 1/n आरवी माइनस एनपी होल डिवाइडेड बाय 1/2 आरवी प्लस एनपी इंटू 100। वही सेम जो आपने डिवेंचर्स निकालते टाइम किया था, डिवेंचर का फार्मूला अगर आपको याद हो तो वही सेम फार्मूला है, बस इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आ गया है। तो यहाँ पे डी क्या है? डी है प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना दिया है आपने? एनुअल। एन क्या है? कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आप इसको रिडीम कर रहे हो। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि दे विल बी रिडीम आफ्टर 10 ईयर्स, तो एन हो जाएगा 10 ईयर्स। आर वी क्या है? रिडीमेबल वैल्यू, कि आप इसको कितने में रिडीम कर रहे हो। मान लो आपने यहाँ प्रेफरेंस शेयर लिखा जाएगा, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मान लो आपने 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे और उनको 20 लाख में ही रिडीम कर रहे हो, तो दिस विल बी रिडीमेबल वैल्यू। और एनपी आपको पता ही है, नेट प्रोसीड, ये आपको इशू करते टाइम ये कितने रुपए आपको मिलेंगे। तो फार्मूला दोबारा देख लो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल डिविडेंड 1/n आरवी माइनस एनपी होल डिवाइडेड बाय
RV प्लस NP इंटू 100। क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 8% इसकी रेट है डिविडेंड की, रेफरेंस शेयर्स हैं। एक शेयर जो है वो 250 का है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 10,000 शेयर इशू कर दिए आपने, एक शेयर 250 रुपए का है, तो 25 लाख के आपने शेयर इशू किए हैं और 5% प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऐड कर देंगे 5%, 25 लाख का 5% 1,25,000 हो जाएगा। तो टोटल आपको अभी कितना मिला है, 26,25,000। आगे देखिए, दे आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, तो n कितना हो गया 5। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन क्या है, 2% ऑफ द फेस वैल्यू। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, 2% ऑफ द फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू कितनी है आपको पता है, ये है फेस वैल्यू 250। 250 आपकी फेस वैल्यू है ना, तो ये आपकी फेस वैल्यू हो गई टोटल 25 लाख रुपए। तो 25 लाख का 2% लेस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। 25 लाख का 2% आपका हो जाएगा, 25 लाख का 1% हो गया 25,000 रुपये, और ये आपका हो गया 50,000 रुपये। तो ये आपका रह जाएगा 25,75,000 रुपये एनपी। एनपी आपकी आ गई 25,75,000। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए फार्मूला क्या है, डिविडेंड डिवाइड बाय एनपी इंटू 100 कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर। ये रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल के लिए आपको पता है ये फार्मूला नहीं होगा, ये इरिडीमेबल का फार्मूला मैंने लिख दिया, सॉरी। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस रिडीमेबल शेयर, फार्मूला आपको पता है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस एनपी इंटू 100। तो देखिए कितने के शेयर आपने इशू किए थे, 25 लाख रुपए के शेयर आपने इशू किए थे। कैसे, 25,000 शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर आपने इशू किए थे, 250 रुपए का एक था, तो 25 लाख के आपके शेयर हो गए। 8% आपने डिविडेंड देना है, 25 लाख रुपए का 8% कितना हो गया 2 लाख। डिविडेंड आपका आ गया 2 लाख। एन कितना आ जाएगा 5। रिडीमेबल वैल्यू 25 लाख के शेयर 25 लाख में रिडीम करोगे, कुछ नहीं दिया हुआ, तो 25 लाख के शेयर 25 लाख में रिडीम माने जाएंगे, ये आपका 25 लाख रुपए माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया था 25,75,000। कैसे आया, 25 लाख के शेयर प्लस 5% प्रीमियम, फिर आ गया 26,25,000 और 2% फेस वैल्यू के ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट थी, माइनस कर दिया, तो 25,75,000 आपका क्या आ गया एनपी। ये सेम हो जाएगा ऊपर वाला ही इंटू 100। इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7.29%। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या है कि आप प्रेफरेंस शेयर को जो रिडीम कर रहे हो वो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, कि आप जो 20 लाख के शेयर मान लो आपने इशू किए थे, अब आप उनको 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, फालतू पैसे दे करके वापस ले रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हो वापस। उस केस में देखेंगे हम कैसे होगा। AB लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, 8% इनके ऊपर डिविडेंड रेट है, 100 रुपए का एक शेयर है, जो कि आपने 104 रुपए में लिया है। तो 100 वाला शेयर अगर 104 में ले रहे हो तो 4% क्या हो गया, प्रीमियम हो गया इशू करते टाइम। 100 वाला शेयर 104 में खरीदा है आपने, 100 वाले शेयर को आपने 104 में बेचा है, और दे आर रिडीमेबल आफ्टर 8 years, तो एन हो गया 8 ईयर, और ये रिडीमेबल है तो इसमें रिडीमेबल का फार्मूला लगेगा एट ए प्रीमियम ऑफ 5%।
अब आप जब रिडीम कर रहे हो तब प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, और कॉस्ट क्या है इश्यू की, 2% ऑफ इश्यू प्राइस। अब ये इश्यू प्राइस की बात कर रहे हैं। इश्यू प्राइस का क्या मतलब हुआ, 2% इश्यू प्राइस का मतलब हुआ कि आपने इश्यू कितने में किया है, 104 में इश्यू किया था आपने, 100 वाला शेयर 104 में इश्यू किया था, तो 104 के ऊपर ही लगेगा ये। क्लियर। अब इसमें आगे देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले दिया हुआ है कि 10% क्या है, डिविडेंड टैक्स भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीजें हैं, उनको पहले देख लेते हैं। देखिए 20,000 शेयर आपने इशू किए हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो ये कितने के हो गए, 20 लाख के। अब 100 वाला शेयर आपने 104 में इशू किया है, तो 4% प्रीमियम हो गया, ये आपका हो गया 80,000। तो आपको 20,80,000 रुपीज मिले हैं इस शेयर को इशू करने पे, यही बात हो गई। अब इसमें से 2% कॉस्ट भी है इशू प्राइस की, यहाँ पे देखिए 2% कॉस्ट ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब है कि आपने कितने में इशू किया, तो आपने 104 में इशू किया है, तो 104 के हिसाब से ये वैल्यू बनती है 20,80,000। तो जब इसकी हम फ्लोटेशन कॉस्ट निकालेंगे तो लेस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, 2% ऑफ 20,80,000, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगी 40,600 रुपीज। इसमें से जब माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 20,38,400। ये आपका क्या आ गया, नेट प्रोसीड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फार्मूला देखिए, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूले का पता ही है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल डिविडेंड 1/n RV माइनस NP 1/2 RV प्लस NP इंटू 100। अब सबसे पहले तो ये देख लो कि डिविडेंड कितना बनेगा। डिविडेंड आपको पता ही है कि आपने 20,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 20 लाख के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। और डिविडेंड की रेट क्या है, 8%। 8% के अकॉर्डिंगली डिविडेंड कितना हो गया, 1,60,000। ये तो निकल गया। एन कितना है, एन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 ईयर्स, तो एन हो गया 8। अब बात करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू की, कि आप कितने में रिडीम कर रहे हो, उस टाइम आपको कितना पैसा देना है। रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो 5% प्रीमियम के ऊपर रियलाइज कर रहे हो आप। तो 20 लाख रुपए के जो शेयर है उसको 5% प्रीमियम पे दे रहे हो, वापस दे रहे हो, तो 20 लाख का 5% कितना हो गया, 21 लाख रुपए हो जाएगा टोटल। 1 लाख आपका प्रीमियम हो गया, तो 20 लाख के शेयर आप 21 लाख में रियलाइज कर रहे हो, तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 लाख रुपए। अब बात आती है एनपी की। तो एनपी जो है, नेट प्रोसीड कितने का हुआ, आपको कितने पैसे मिले शेयर जब आपने इश्यू किए। तो देखो 20,000 शेयर थे, आपने 104 रुपए में इश्यू किए, यही हुआ ना। आपने 20,000 शेयर जो थे 104 में इश्यू किए थे, या फिर इसको यूं लिख लो कि 20 लाख के शेयर आपने इश्यू किए प्लस 4% प्रीमियम था, वो कितना हो गया, 20 लाख का 4,000 80,000 हो गया, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, 2%। 2% किसकी, इश्यू प्राइस की। अब यहां आपने ध्यान देना है कि इश्यू प्राइस बोला हुआ है बेटा। इश्यू प्राइस का मतलब है कि आपने इश्यू कितने में किया है। तो आपने 100 में इश्यू नहीं किया, आपने 104 में इश्यू किया है, तो हमेशा 104 को लेकर चलेंगे। अगर यहाँ फेस वैल्यू बोली होती तो 100 को लेकर चलते। अब इश्यू प्राइस बोला है तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। तो 20,80,000 का 2% क्या हो जाएगा, 40,600।
तो 20,80,000 में से माइनस कर देंगे 40,600, तो आपके पास आ जाएगा 20,000, 3,800, 38,400। क्लियर? 41,600 हो जाएगा। तो ये आपकी आ गई एनपी। तो सारी चीजें आपके पास हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। फार्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, डिविडेंड 1/n RV माइनस NP, 1/2 RV प्लस NP इंटू 100। डिविडेंड आपका आया था 1,60,000 प्लस 1/n आपका 8 था। रियलाइजेबल वैल्यू आपकी 21 लाख थी, क्योंकि 20 लाख के जो वैल्यू है उस पर आपने 5% प्रीमियम भी दिया है। माइनस एनपी हमने निकाला था 20,38,400 डिवाइड बाय 1/2 ऑफ 21 लाख प्लस 20,38,400। अब इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ हमसे रह गई है कि जो हमारा डिविडेंड था उसमें 10% डिविडेंड टैक्स भी था। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, ये देखो ये रहा 10% डिविडेंड टैक्स। तो डिविडेंड टैक्स जो है वो डिविडेंड के अंदर ही ऐड हो जाएगा। तो डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स, तो 1,60,000 का आप डिविडेंड दे रहे हो, इसका 10% 16,000, तो 1,76,000 क्या हो जाएगा आपका टोटल डिविडेंड माना जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 1,76,000। इस पूरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आपकी रेट आ जाएगी 8.88%। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू के ऊपर कॉस्ट हो रही है, रिडीम कर रहे हो तो रिडीम का फार्मूला, इसके अलावा रियलाइजेबल वैल्यू पे प्रीमियम दे रहे हो या नहीं दे रहे, और जो नेट प्रोसीड है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। So thank you so much for listening. I hope you will be able to solve the questions.